नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगर हम देखें तो एक गुड न्यूज़ ने बाजार की रंगत को ही बदल कर रख दिया। जिस तरह से रिटेल महंगाई के मोर्चे पर 6 साल के निचतम स्तर पर हम उसे मान रहे हैं, उस खबर की वजह से जो शेयर बाजार है वो गुलजार होते हुए नजर आ रहा है। इसी पर आज का ईटी फोकस भी बेस्ड है, हम करेंगे चर्चा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सीधे नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन्स पर। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर। अप्रैल में 3.16% पर आई खुदरा महंगाई दर जुलाई 2019 के बाद सबसे निचतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। कोयले के इंपोर्ट में बड़ी गिरावट। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 9.2% की गिरावट दर्ज की गई। इससे इंपोर्ट बिल में आएगी कमी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा इस्तेमाल बढ़ने से दूरसंचार कंपनियों को हो रहा है फायदा और इंटरनेट अपनाने और खपत बढ़ाने की वजह से ये आई मजबूती। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच 59% से बढ़कर 78% के पार। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 300 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 81,400 के पार। वहीं निफ्टी में भी 100 से ज्यादा अंकों की बढ़त, 24,600 का लेवल। तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। वही देखते हैं कि दुनिया भर के बाजारों का सूरत हाल क्या है। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या थे। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो एक सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था। 24,684 का लेवल है। लेकिन इसके उलट अगर अभी हम भारतीय शेयर बाजारों को देखें तो भारतीय शेयर बाजार इस वक्त पॉजिटिव टेरेन में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 81,474 का करंट लेवल है और 319 पॉइंट्स अप भारतीय शेयर बाजार दिखा रहे हैं। ये ओपनिंग का काउंटर है। वहीं निफ्टी की अगर बात की जाए तो 24,687 का लेवल है, करंट लेवल बता रही हूं मैं आपको, और 109 अंकों की बढ़त निफ्टी में भी नजर आ रही है। देखिए 24,175 का लेवल और 137 अंकों की बढ़त यहां नजर आ रही है। और आईटी और मेटल सेक्टर में तेजी है और ओपनिंग जब हुई थी शेयर बाजार की तो जो ऑटो सेक्टर है और फार्मा, वहां पर थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। एक बार देखते हैं टॉप गेनर्स का चार्ट इस वक्त कहां पर इशारा करता हुआ। ग्लैक्सो, जेंटेक, कोचिनशिप, तमाम ये काउंटर्स जहां पर बढ़त देखी जा रही है। और जो तमाम आईटी स्टॉक्स हैं वो इस वक्त एक्शन में है, क्योंकि चीन और अगर हम बात करें अमेरिकी बाजारों की तो वहां पर ट्रेड वॉर को लेकर अनिश्चितता जो है वो कम हो गई है। इसीलिए जो एशियाई बाजार है और अमेरिकी बाजार, उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं कुछ आर्थिक खबरों की तरफ, फिर रुक करेंगे ईटी फोकस का। तो देश में जल्द ही सबसे छोटे चिप का निर्माण होगा। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 3 nm चिप के निर्माण की अगर बात की जाए तो भारत वैश्विक स्तर पर अपनी धमक साबित करने में सफल होगा। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में आधुनिक तकनीक से बने चिप सेंटर रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। कंपनी में 3 nm की चिप का उत्पादन होगा, जो सेमीकंडक्टर इनोवेशन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। भारत में मौजूदा समय में 7 और 5 nm के चिप का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब भारत में नई तकनीक और नई जनरेशन के चिप के निर्माण का रास्ता साफ हो गया लगभग। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 nm चिप डिजाइन को भारत के सेमीकंडक्टर नवाचार के लिए एक नई उपलब्धि माना जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री का एक व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने का लक्ष्य है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री की नीतियों के प्रति देश के नागरिकों को विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की समग्र सेमीकंडक्टर रणनीति पर विस्तार से जानकारी आगे भी दी जाएगी। भारत अब एक आयात निर्भर सैन्य शक्ति से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन निर्माण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का था। साल 2013-14 के मुकाबले रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई। रक्षा क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने निर्यात में लगभग 43% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस दौरान रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का निर्यात 15,233 करोड़ रुपए और डिफेंस पीएसयू का
8,389 करोड़ रुपए रहा। वहीं निर्यात प्राधिकरण में भी लगभग 17% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान निर्यातकों की कुल संख्या में भी 17% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। करीब 100 देशों को भारत में बने उत्पाद अब एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। वहीं देश का रक्षा निर्यात साल 2029 तक बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें वैश्विक रक्षा विनिर्माण में उसकी जो उपस्थिति है वो दर्ज की जाएगी और उसमें इजाफा होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का फोकस क्या है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। ब्रेक के बाद विकास, स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में, जहां हम आज के फोकस पर आइए अब उसका रुख करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फोकस की महंगाई के मोर्चे से आ रही गुड न्यूज़, यानी कि अच्छी और सकारात्मक खबर के साथ। तो अनाज और सब्जियों की कीमतों में नरमी की वजह से जो भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन अप्रैल 2025 में गिरकर 3.16% पर आ गई। ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये जुलाई 2019 के बाद इसका सबसे निचतम स्तर है, यानी कि 6 साल का निचतम स्तर। इससे पहले महीने में अगर मार्च की बात की जाए तो यही इन्फ्लेशन नंबर 3.34% पर था और पिछले साल अप्रैल में ये नंबर 4.83% पर रहा। ये जो नंबर जारी किया गया, इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन दर लगातार 3 से 4 महीनों की अगर हम बात करें तो 3 से 4% ये नीचे बनी हुई है। और खाने पीने की जो तमाम चीज़ें हैं उस पर जो इन्फ्लेशन नंबर है वो गिरकर 1.78% पर आ गया, जो कि 3 साल का सबसे न्यूनतम स्तर है। और पिछले साल अप्रैल में ये 8% से ज़्यादा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा था। और दाल दलहन में जो खुदरा मूल्य है उसका स्तर भी 1 साल की तुलना में 5% नीचे था। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है 2025-26 के लिए उसने जो इन्फ्लेशन का पूर्व अनुमान जताया है वो है 4.2%। अब उसे घटाकर 4% किया गया। हालांकि जो वैश्विक तमाम अनिश्चितताएं चल रही हैं, प्रतिकूल मौसम संबंधी अगर हम व्यवधान देखें या फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ये भले ही चिंताएं बनी हुई हैं मुद्रास्फीति के लिए, लेकिन अभी भी हम कंफर्टेबल जोन में हैं। तो लबोलबाब यही है कि आपकी थाली में खाने पीने की चीज़ों के जो दाम हैं वो कम हुए हैं। इसकी वजह क्या है और अब आरबीआई क्या एक और रेट कट देगा और ये आगे कैसे कंटिन्यू रहने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहली जो प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूँगी, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, महंगाई के मोर्चे से खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं। कितना बड़ा बूस्टअप आप मानते हैं इसे? देखिए, ये बीते 7 साल और तकरीबन 9 महीने में सबसे न्यूनतम स्तर महंगाई दर का रिकॉर्ड किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आरबीआई ने हमेशा से कहा है कि हम इन्फ्लेशन को 4% से कम करना चाहते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में ये लगातार गिरता हुआ 3.16 पर दर्ज किया गया है। ये सबके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दर जब 4% से भी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी पावर, कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। और साथ में पिछले हम 2 बार से देख रहे हैं कि बैंक का रेट भी घट रहा है और इस बार जून में फिर दोबारा एमपीसी की मीटिंग है, उसमें भी इसको देखते हुए लगता है कि बैंक रेट में ज्यादा और फर्दर उसमें गिरावट आएगी। तो लगता है उससे इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा और
अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जी, प्रोफेसर कुमार, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि जब हम इन्फ्लेशन नंबर्स को कम होते हुए देखते हैं तो ये आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। तो क्या आप क्रेडिट ऑफटेक की उम्मीद मानते हैं? क्योंकि हमने जो रूरल इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो देखे तो 3.25 थे फीसद, जो गिरकर इसी अप्रैल में 2.92% पर आ गए। तो रूरल परचेजिंग पावर जब बढ़ती है, आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है और बैंक जो क्रेडिट रेट इंटरेस्ट को पास ऑन करते हैं उससे क्रेडिट ऑफटेक होता हुआ। बिल्कुल। और ये अगर आप इसको जोड़े, महंगाई दर जो हमारी 3.16 दर्ज की गई है, उसमें जो रूरल इन्फ्लेशन है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महंगाई है, वो उससे भी कम 2.9% दर्ज की गई। तो इसका मतलब जो रूरल कंजम्पशन है उसको भी बूस्ट मिलेगा, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें तकरीबन 40% वो रूरल के ऊपर आधारित है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब कि रूरल कंजम्पशन को भी इससे बूस्ट मिलेगा, और हमें जो ग्रोथ का मोमेंटम है, जो आज भी हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो पायदान कायम रहेगा। और बहुत जल्द मेरे को लगता है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2-4 महीने में बनने में सफल हो पाएंगे। वहीं डॉक्टर कुमार, क्या लगता है एक और रेट कट की उम्मीद, जिस तरह से, क्योंकि आरबीआई के पास दो धारी तलवार होती है, उसे ग्रोथ को भी देखना है, उसको इन्फ्लेशन नंबर्स को भी कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, और वित्तीय अनुशासन को यानी कि फिस्कल प्रूडेंस को आगे लेते हुए एक और रेट कट जो कि ईएमआई पर भी कम होगा और साथ ही साथ बैंकों के लिए भी। देखिए, हमारे देश में ये हमारा सौभाग्य है कि हमने अभी तक जो भी ग्रोथ रेट दर्ज की है उसको फिस्कल डिसिप्लिन में रहकर दर्ज की है। हमने अपना जो इन्फ्लेशन है और फिस्कल डेफिसिट है वो कम से कम रखने की कोशिश की है। और मेरे को लगता है कि जो आरबीआई का जो लक्ष्य है वो 4% है, जबकि टॉलरेंस लिमिट 6% तक है। 0.16 की महंगाई दर जो दर्ज की गई है अप्रैल के महीने में, उससे पहले मार्च के महीने में भी तकरीबन इसी के आसपास थी। और ऐसा उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मानसून भी अर्ली अराइवल मानसून का लग रहा है, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस में भी कमी आई है, तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में भी हम 4% से कम महंगाई दर को कायम करने में सफल होंगे। और ऐसे में अगले महीने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, और उम्मीद दिखाई जा रही है, और सब तकरीबन अर्थशास्त्री भी इसके बारे में अटकलें लगा रहे हैं कि कम से कम 25 पॉइंट बेसिस पर हमारा बैंक रेट में कमी आनी चाहिए जून के महीने में। और जब वो रेट में कमी आएगी, बैंक रेट कम होगा, तो उसमें आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट को भी बूस्टअप मिलेगा, और साथ में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो कि उनकी ईएमआई है, ईएमआई में भी कमी आएगी। और कुल मिला के मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छी संकेत की शुरुआत हमारे इस साल में अप्रैल के महीने से हुई है। और क्योंकि कुमार साहब, ये सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है, जिसमें अगर आपके सीपीआई के आंकड़े कम होते हैं तो आप कितना परचेज करते हैं, कितना आपकी जेब के पास बचता है। ऐसे में मॉनसून के फैक्टर को अगर देखें, जब भी आरबीआई पॉलिसी आती है तो मॉनसून का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मौसम विभाग का मानना है कि वो अपने तय समय से कुछ दिन पहले आ सकता है। कितना बड़ा आप इसको बूस्टअप मानेंगे, ताकि महंगाई दर में जो कमी है वो कैसे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को और सपोर्ट करती हुई नजर आएगी? ये बात सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसून के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट रहे, और इस बार भी अटकलें हैं कि हमारा जो मानसून है वो अबाउट नॉर्मल रहने की उम्मीद है, और साथ में अर्ली अराइवल के भी संकेत आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है साउथ वेस्ट मानसून इस देश में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ग्रोथ का, और हमारी जो एग्रीकल्चर में कितना आउटपुट होने वाला है। तो मेरे को लगता है कि आउटलुक हमारी इकोनॉमी का उस हिसाब से काफी ब्राइट है, और आने वाले दिनों में फूड प्राइसेस में जो हम गिरावट देख रहे हैं वो कायम रहेगी। छोटा मोटा फ्लक्चुएशन तो आता रहता है, उसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं है। साथ में एक बात और कहूंगा कि पिछले सालों से जो सरकार ने पल्सेस, दालें और तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया है, की वजह से हम देखते हैं कि दालों के अंदर भी इन्फ्लेशन रेट में कमी आई है, बहुत ज्यादा कमी आई है। वेजिटेबल रेट्स में कमी आई है, सीरियल्स के, अन्न खाद्यान्नों के रेट्स में कमी आई है। टमाटर, आलू, इन सब का अगर हम देखें, जो कि एक सीपीआई का जो एक कंपोनेंट होता है, उन सब के इन्फ्लेशन रेट में बहुत अच्छी गिरावट दर्ज की गई है।
साथ ही एक शिकायत हमेशा से जो आम ग्राहक है उसको रहती है कि जिस तरह से जब रेट कट दिया जाता है, महंगाई कम हुई, आपको रेट कट मिला, उसे पास ऑन करने में बैंक्स थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, जिसके लिए कई बार आरबीआई गवर्नर साहब फटकार भी लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये रेट कट पास ऑन करना और जब आपके पास अच्छे सपोर्टिंग इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, कितना ज़रूरी होता है? देखिए, बैंक्स को जब आरबीआई में रेट कट होता है उसका अनुसरण करना चाहिए, अपने बैंक की रेट को कम करना चाहिए। लेकिन कई बार जो परिस्थितियां होती वो ये होती कि कुछ बैंक्स का ज्यादा ध्यान अपनी बैलेंस शीट पर भी होता है। मेरे को लगता है वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और जैसे ही बैंक में रेट कट आरबीआई करता है तो बैंकों को साथ साथ उसका अनुसरण करना चाहिए। और अब जबकि हमारी जो स्थिति है वो मोर और लेस स्टेबलाइज है, मतलब हम स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, और चाहे हमारे पॉलिसी डिसीजंस हो, उसमें हम देखते हैं स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी जब भी इस तरह के अवसर आते हैं तो बैंक्स को, मेरे को लगता है कि वो जो बेनिफिट है वो अपने करदाताओं को पास ऑन कर देना चाहिए। और ये जो गैप होता है जिसमें हम हमेशा बोलते हैं हैव और हैव नॉट्स का गैप है, लेकिन क्योंकि इसमें रिटेल इन्फ्लेशन को हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत कम देखा है, आपको लगता है कि इस तरह के नंबर्स उस गैप को कम करने में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब रिटेल इन्फ्लेशन की या खुदरा इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसमें जो फूड प्राइसेस है उसका कंपोनेंट 40% से भी ज्यादा होता है। तो फूड कंपोनेंट जो आम जनता है, आम जनता को तो जो खाने पीने की चीजें हैं, खाद्यान्न है, तिलहन है या इस तरह की सब्जियां हैं, उनके रेट से उनका जीवन इफेक्ट होता है। तो मेरे जी। को लगता है जो हमारा इन्फ्लेशन का, रिटेल इन्फ्लेशन का जो एक रेट है वो जो डाउन जा रहा है, उससे आम जनता को रिलीफ तो मिल ही रहा है, और साथ साथ उनके हाथ में ज्यादा पैसा भी आ रहा है। ज्यादा पैसा आने से, जैसा मैंने पहले कहा, कि उनकी जो मांग है, कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ जाती है। और कुल मिला के ये जिसको हम कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न जिनकी आमदनी कम है, उनको भी रिलीफ देना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छे संकेत हमारे इस अप्रैल के महीने के, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, वो आए हैं। और ऐसा उम्मीद भी दिखाई जा रही है कि ये जो आंकड़े हैं ये वैसे के वैसे अगले आने वाले महीनों में और इस तिमाही में भी ऐसे रहेंगे। और ऐसी अटकलें हैं और ऐसा अनुमान भी है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कम से कम इस तिमाही में भी 4% के आसपास या उससे कम रहने वाला। बिल्कुल, और ये महंगाई से राहत कहीं ना कहीं आपकी खर्च करने की क्षमता बढ़ाएगी, जिसमें अगर हम देखें तो उसका जीडीपी में भी योगदान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार, आप इस शो पर आए और आपने इन तमाम जानकारियों को इस मंच से साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो आपकी थाली में जो तमाम सब्जियां हैं उसकी कीमतें कम हुई हैं, और ये खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें जब कम होती हैं तो आपका खाने पीने का जो बिल है, यानी कि घर का जो राशन का बिल है, उसमें भी कमी आती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक और ऐसे बिल की जहां पर कटौती हुई है, यहां पर भी कमी से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। बात करते हैं कोल इंपोर्ट को लेकर। भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच कोयला आयात में 9% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की। इस अवधि में 220 मिलियन टन से ज़्यादा का जो कोयला है उसका आयात हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 243 मिलियन टन था। इस कमी से लगभग 53,137 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा की बचत हुई। कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन कोकिंग कोल सहित कई कदम उठाए। इन प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 5.45% की वृद्धि दर्ज की। हालांकि कोयला आधारित जो बिजली प्रोडक्शन है उसमें अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक की जो तुलना अगर हम देखें तो इसमें भी 2.87% की वृद्धि हुई है। ये आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने के साथ साथ कोल प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसे रेखांकित करता है। जम्मू कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के श्रीनगर में नया कार्यालय स्थापित किया गया, और IWAI ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ 3 राष्ट्रीय जलमार्गों NW26 चिनाब नदी, NW49 झेलम नदी, NW84 रावी नदी पर नदी परिवहन
कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी ब्लू इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए ये बहुत अहम रहेगा। प्राधिकरण अब इस समझौते का ज्ञापन जो है उसको ढांचे के तहत विकास कार्य के लिहाज से शुरू करेगा और इन तमाम कामों में जम्मू और कश्मीर में 10 स्थानों पर फ्लोटिंग जेटी की स्थापना की आवश्यकता के अनुसार ड्रेजिंग द्वारा परिवहन योग्य जलमार्ग का विकास करना, रात्रि नौवहन की सहायता और इन जलमार्गों पर जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच ये साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है जो पर्यावरण हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसे भी प्रोत्साहित करेगी। वक्त चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट, दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ऐसे ऑनलाइन मंचों के खिलाफ सख्ती बरतने जा रहा है जो डार्क पैटर्न का उपयोग कर ग्राहकों का शोषण कर रहे हैं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोर्टलों द्वारा डार्क पैटर्न के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत का उद्योग क्षेत्र 2035 तक कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़कर GDP में 30 से 32% का बड़ा हिस्सा हासिल कर लेगा। साथ ही यह क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नेतृत्व में $3 ट्रिलियन के अवसर लाएगा। ओमनी साइंस कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ उच्च घरेलू खपत और $1 ट्रिलियन के व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य से इस वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट अपनाने और डेटा खपत बढ़ने से दूरसंचार कंपनियां ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं, जिससे उनके डेटा सब्सक्राइबर बेस और रिटर्न का विस्तार करने में मदद मिलेगी। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच 59% से बढ़कर 78% हो गई है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच 77% से बढ़कर 90% हो गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के नए व्यवसाय प्रीमियम में सालाना दर पर 9.91% की वृद्धि हुई है। LIC द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक LIC ने पिछले महीने नए व्यवसाय प्रीमियम में 13,610 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जो पिछले साल अप्रैल के 12,383 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। रूसी तेल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए भारत ने 3 और रूसी बीमा कंपनियों को भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों के लिए समुद्री बीमा करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही भारत में अब जहाज़ों के लिए सुरक्षा और क्षतिपूर्ति कवरेज के लिए रूस की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या 8 हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक यह कदम रूस को भारत जैसे प्रमुख बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगा। भारत की दिग्गज नेचुरल गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने US में LNG आधारित परियोजना में 26% तक की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निविदा जारी की है। कंपनी के मुताबिक इससे भारत की ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आनंद राठी शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर्स ने 90.2 लाख रुपए भरकर सेबी के साथ मामले का निपटान कर लिया है। मामला KPIT शेयरों में फ्रंट रनिंग से जुड़ा है। बाजार नियामक सेबी ने आनंद राठी को मार्च 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।